नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूपीपीसीबी परीक्षा की ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूँ और ये यूपी ट्रिपल एससी वाले जो एग्ज़ाम हो रहा है, जितना भी पेपर होगा मैं वो सब पेपर कराऊँगा और जो इससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वह सारे पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे सॉल्व होगा और उसका PDF में मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन पेपर रहेंगे, पेपर तो पूरा रहेगा लेकिन मैं यूपी और यूपी जीके और जीके प्लस कंप्यूटर ये तीनों मैं कराऊँगा ज़रूर, और करंट अफेयर जितने भी करंट अफेयर रहेंगे वो भी सारे पेपर यहाँ मिल जाएंगे और सलूशन भी मिलेगा, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं बताऊँगा जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में और आगे वाले आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन किस तिथि को किया गया था? तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पता, अगर उत्तर पता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, वरना मैं इन सब का अच्छे से सलूशन करवा रहा हूँ। और हाँ, एक बार और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा भी ये नया ही चैनल है, तो ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और क्या, और कुछ नहीं भाई। चलिए, तो पहले का उत्तर होगा ऑप्शन ए। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1975 को हुआ था, और पहले इसे दूसरे नाम से जाना जाता था, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड कहा जाता था। लेकिन 1982 में इसका नाम बदलकर यूपीपीसीबी कर दिया गया, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी के औसत वैश्विक तापमान में मुख्यतः मानव गतिविधियों के कारण होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन। वैश्विक तापमान कहते हैं। आप सबको पता है कि CO2 और मीथेन इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, जिससे पृथ्वी की वायुमंडल बहुत गर्म हो रही है, और उस गर्म होने की वजह से ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं, और इससे बहुत सारे नुकसान हैं। वैश्विक तापन कहते हैं। इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग जानते ही होंगे, मीथेन को CH4 और जितने भी ग्रीन हाउस गैसें हैं वो सब इन्वॉल्व है, लेकिन CO2 का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल में सबसे बड़ा मान प्राप्त करने के लिए कौन सा फलन का उपयोग होता है? मैक्स। सबसे बड़ा है मैक्स, छोटे के लिए मिनिमम का होता है, ये होता है मिनिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, किससे संबंधित है? हडूप बिग डाटा प्रोसेसिंग, विशेष डेटा संसाधन, आप लोग जानते होंगे बिग डाटा प्रोसेसिंग। हडूप एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझिए कि जैसे हम अपने मोबाइल में बहुत सारा फ़ोटो और कुछ रख लेते हैं, बहुत सारा चीज़ें, तो वो हैंग करने लगता है। इन सब से बचने के लिए, जैसे यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, इन सब को भी चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, वही हडूप है, हडूप एप्लीकेशन। और इसका लोगो शायद नहीं क्लियर है, हाथी होता है कि पीला हाथी होता है इसका लोगो, हडूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन आ गया, डीप लर्निंग से पूछा गया। डीप लर्निंग विशेष रूप से किसके लिए प्रभावी है? चित्रों पहचान। ऑप्शन डी इसका सही होगा, चित्रों पहचान है। डीप लर्निंग के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये डीप लर्निंग के अंदर ही AI आता है, सब इसी के अंदर आता है डीप लर्निंग। ये हमें जैसे कि फेस लॉक लगाते हैं, वो डीप लर्निंग की ही प्रक्रिया से होता है। ये सब इसी के हिस्से में आता है। जो मानव मस्तिष्क की तरह काम करता है। इसे न्यूरॉन, जैसे दिमाग में न्यूरॉन होता है, उसी तरह ये डीप लर्निंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 69, कंप्यूटर शब्दावली में डेटा की सबसे छोटी इकाई, डेटा की सबसे बिट होती है, ये आप लोगों को पता है।
एक बिट का मान 0 या 1 होता है, 1 या 0 होता है। और 4 बिट एक निबल के बराबर होते हैं। 4 बिट एक निबल के बराबर होते हैं। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। 8 बिट एक बाइट, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिट। 70 नंबर क्वेश्चन आ गया। कंप्यूटर शब्दावली में रोम का रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन सी होता है। रीड ओनली ये नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब इसे मिटाया नहीं जा सकता। जैसे जब आप अपना मोबाइल ऑफ हो जाता होगा और जब ओपन करते होंगे जो कंपनी का लोगो आता है वो रोम में ही सेव रहता है, तो वो कभी हटता नहीं है। इसीलिए रीड ओनली मेमोरी होता है, डाटा सेव रहता है। और रैम में ये डाटा ऑफ होने के बाद ख़त्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 71। किसी दस्तावेज की पूरी सामग्री चुनने के लिए कंट्रोल+A, ये कंट्रोल सेलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए, ये C कॉपी करने के लिए। कंट्रोल+V ये पेस्ट करने के लिए होता है, और ये F फाइंड मतलब खोजने के लिए होता है, ये खोजने के लिए होता है कोई चीज़, कंट्रोल+F। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन। आईटी नेटवर्किंग में एनएफसी का पूर्ण नाम क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन था। ईमेल में बीसीसी का जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ये आप ये समझ लीजिए हाइड करने के लिए होता है। जैसे आप एक साथ कई लोगों को ईमेल कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किसी को पता ना चले कि किसको मतलब हमने ये मैसेज और किसी को भेजा है, तो बीसीसी ब्लाइंड होता है। उससे मतलब कार्बन और सी मतलब कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। और चलिए 74 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आईटी नेटवर्किंग में एनएफसी का पूर्ण नाम, एनएफसी का जो पूर्ण नाम होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। ऐसे ये मान लीजिए कि जैसे ये बहुत पास के एग्जांपल के तौर पे इसकी जो रेंज होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। यार जैसे एटीएम मशीन होता है जो पेट्रोल पंप या आप जाते होंगे तो कार्ड जो लगाते हैं वो एक ऐसे रहता है, ऐसे बना रहता है। यहाँ कार्ड स्लाइड करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है। यहाँ किसी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, ये वैसे ही काम कर लेता है। यहाँ नेटवर्क आमतौर पर नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके बहुत सारे डिवाइस होते हैं। और कोई डिवाइस जैसे कि यहाँ कार्ड, दरवाज़ा खोलने के लिए भी कार्ड होता है। आप जाते हैं होटल में, कार्ड को आप मिलता है, स्लाइड करते हैं तो गेट खुल जाता है। उसी तरह समझिए नियर बहुत पास की चीज़ों के लिए होता है एनएफसी। अगर आप इसका फार्मूला पता है तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे नियर फील्ड कम्युनिकेशन। कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है? क्वेश्चन 72, हाँ 72। IPv6 ये होता है। IPv6 कितने बिट्स के होते हैं? तो IPv6 ये 128 बिट्स के होते हैं। 128 बिट्स के होते हैं। पहले जैसे कि IPv4 आता था, ये होते थे, ये 32 बिट के होते थे। लेकिन दुनिया इतना ज़्यादा इंटरनेट बढ़ रहा है दुनिया में, इसलिए ये IPv6 128 बिट वाला लाया गया। तो इसका उत्तर होगा IPv6 128 बिट का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 75। फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? फायरवॉल का मतलब होता है कि जैसे वॉल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वॉल याद रखें कि वॉल लोग इसलिए बनाते हैं कि घर में वही लोग आ सके जिनको अनुमति हो। बाहर के लोग आएंगे तो वो नहीं आ पाएंगे, वॉल बना है। तो फायरवॉल इसीलिए होता है कि जब आप कंप्यूटर
नेटवर्क में आने वाले ट्रैफिक, ट्रैफिक एक शब्द है, ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक पुलिस का काम करता है कि अनधिकृत जो यूजर होते हैं हैकर्स उनको सिस्टम में घुसने से रोकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो गया। फायरवॉल से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा बस, अगर फायरवॉल समझ में आता है। देखो इसके और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये फायरवॉल दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, बाकी उसको हम विस्तृत क्लास में बताएंगे, अभी इतना ही समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर किस प्रकार का होता है? स्पाईवेयर ये मेलवेयर के अंदर आता है, मेलवेयर के अंतर्गत आता है। ये स्पाई मतलब छिपा हुआ, स्पाई मतलब होता है कि क्या बोलते हैं यार, जो स्पाई मूवी आई थी एक रणबीर कपूर की, उसमें वो जाता है पता लगाने, वो उसी तरह याद रखिएगा कि ये आपके कंप्यूटर के अंदर छिपा रहेगा और आपकी सारी डेटा, पासवर्ड सब कुछ चुरा लेता है। ये आपकी एक्स्ट्रा जंक, बैंकिंग डिटेल्स, सब सारी चीज़ें ये चुरा लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, सिस्टम में ये छिपा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भंडारक उपयोग है? द्वितीयक भंडारक उपयोग हार्ड डिस्क ड्राइव, एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्रिंटर तरल स्याही लिक्विड इनकंटीजेंट का उपयोग होता है? किसमें लिक्विड का उपयोग होता है? तो ये आप लोगों को पता होता है इंकजेट वाले में। अब जितने भी ये प्रिंटर आ रहे हैं वो कई तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ लेज़र लाइट से कर रहे हैं, कुछ पाउडर छोड़ के कर रहे हैं। तो ये जो स्याही इसमें इंकजेट वाले में होता है। और जैसे लेज़र जो प्रिंटर है उसमें सूखी स्याही या पाउडर का प्रयोग किया जाता है, जो लेज़र वाला रहता है, इसमें इंक डाला जाता है। 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम है। आप लोग दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इस समय गूगल क्रोम एप्लीकेशन आप भी यूज करते होंगे। और भी वेब ब्राउज़र हैं, जैसे कि एक है मोजिला फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज है, और भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं, उन सबको याद रखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, इसमें इनपुट आउटपुट, तो आउटपुट माइक्रोफोन ये इनपुट, वेबकैम ये भी इनपुट, कीबोर्ड ये भी इनपुट है, मॉनिटर जो है वो आउटपुट है। मॉनिटर और एक प्रिंटर ये सब आउटपुट है। इन लोगों को ठीक से दिमाग से सोचेंगे, जो हमें सूचना देते हैं, जो हमें कुछ कंप्यूटर से निकाल कर देते हैं, वो आउटपुट होते हैं, क्योंकि उनसे हम कुछ ना कुछ ले रहे हैं। और जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस, माइक्रोफोन, इसको हम क्लिक करते हैं, कीबोर्ड पे आप कुछ दबाएं तो कंप्यूटर को पता चल रहा है। ऐसे आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए, इनपुट आउटपुट का पता चल जाएगा। इसका आंसर होगा कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर होगा, सॉरी मॉनिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जरदोज़ी कढ़ाई के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यार ये कढ़ाई, इसका उत्तर है 3 आयामों में किया जाता है। जो जरदोज़ी कढ़ाई होती है, इसमें आप ये रखिए कि इसमें सोने चांदी के जो पतले धागे से बुना जाता है। और 2013 की, अच्छी भाई याद नहीं, आप चेक करिए, 2013 ही था। इसे GI टैग भी मिला था लखनऊ जरदोज़ी को, लखनऊ जरदोज़ी को GI टैग मिला था 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन, इसमें मेला है, उसके आगे वो कौन सा, तो
कैलाश मेला ये आगरा में लगता है, ये गलत हो गया, ये तो आगरा में लगता है कैलाश। ये आगरा में लगता है। कुंभ प्रयाग, कुंभ तो प्रयागराज में लगता है। बटेश्वर ये भी आगरा में लगता है। और ध्रुपद जो मेला होता है ये वाराणसी में लगता है, वाराणसी। और वृंदावन में भी लगता है ध्रुपद मेला, वाराणसी। लेकिन इसका ये सही है सिर्फ कुंभ वाला, कुंभ प्रयागराज में लगता है, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन आ गया कि उत्तर प्रदेश वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का राज्य बजट कब प्रस्तुत किया था? तो 20 फरवरी 2025 को ये बजट इन्होंने पेश किया था। 20 फरवरी 2025 को इन्होंने ये बजट पेश किया था। और इस बजट को टोटल 7.57 लाख करोड़, इससे भी अधिक था, इतना लगभग मान के 7.57 लाख करोड़ रुपए का बजट था, जो कि सबसे बड़ा बजट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सोहागी बरवा और निजी अभ्यारण्य का गठन 1987 में, मतलब इसका गठन 1987 किससे अलग करके हुआ था? सोहागी बरवा, तो इसका उत्तर जो है इन्होंने गलत मारा है, पुराने गोरखपुर वन प्रभाग, पुराने वन। ये क्वेश्चन टफ था, ये क्वेश्चन टफ था भाई। ये तो महाराजगंज जिले नेपाल सीमा पर ये जो घने जंगल हैं यही सब है, सोहागी बरवा और निजी अभ्यारण्य महाराजगंज जिले के आसपास के जो हैं, इसमें बाघ के लिए स्पेशली है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन हो गया। 85। उत्तर प्रदेश पर्यटन परिपथ के अंतर्गत बुंदेलखंड परिपथ में निम्नलिखित में से कौन से स्थान शामिल हैं? तो बुंदेलखंड यानी नीचे के जो यूपी, ऐसे मान के चलिए, तो